Hello, good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and lecture series. जैसे कि बेटा हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, आज वेव ऑप्टिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा देखो, वेव ऑप्टिक्स के अंदर दो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल, क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चे आज जो हम टॉपिक करेंगे उसको बहुत सारे बच्चे क्रैम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आपको क्रैम ना करना पड़े। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कवर अप करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये बेटा ये आपने कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपने ये टॉपिक ना पढ़ा हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसके अंदर हम वेक्टर की स्पेशली बात कर रहे होते हैं। जैसे हमने पढ़ा, इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में। मीन्स हम सिंपली ये कहते हैं कि जहां भी एक से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनका अगर सुप्रीम पोज हो रहे हैं, मीन्स वो गेट टुगेदर इकट्ठे हो रहे हैं, तो उस पॉइंट पर उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से। जो हम यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं, मीन्स लाइट को वेव नेचर मान के हम ये सब टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। अब ऐसे समझो, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा लाइट्स, मीन्स कोई भी हमारे पास दो लाइट है, एक लाइट मान लो ये लाइट वेव है, एक और वेव है, मान लो एक और वेव हमारे पास इस टाइप की है। हम फर्स्ट का एम्पलीट्यूड मान लेते हैं A1। सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या होता है? यहां से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, इसका मान लेते हैं हम A2। तो अब देखिए इन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है y = y1 + y2। मीन्स हम इनको वेक्टर से ऐसे लिखेंगे y1 + y2। इसका मीनिंग क्या है? ऐसे समझो, जैसे हमारे पास ये वेव है, एक टाइम पर देखें, मान लो हमने इसी टाइम पर देखा, इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? A1, इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? A2। जब ये दोनों कंबाइन करेंगी, जब दोनों इकट्ठी होंगी, तो ये एक नई वेव बनाएंगी, और उस नई वेव का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? सिंपली ऐसे समझो, जैसे ये हमारे पास, हम इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगा दें। मान लो ये वैल्यू क्या है? 5 न्यूटन इसको फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दें। एक और फोर्स लगा दें 10, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर? 15। मीन्स सेम डायरेक्शन में हो तो हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं। अगर हमारे पास ये सेकंड वेव यहां ना होके सेकंड वेव हमारे पास यहां होती, अगर मैं इसको A2 बोलता हूं, ठीक है, अब ऐसे समझो, हम इसको 5 न्यूटन फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, डिस्प्लेस होगी, 5 न्यूटन फोर्स नीचे लगा रहे हैं। अगर दोनों एक ही टाइम पर लगाएं, दोनों एक ही टाइम पर, तो ये ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। मीन्स नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। मीन्स हम देखो, जब डायरेक्शन सेम थी तो हमने डायरेक्ट सम किया, जब डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या किया? हमने सब्ट्रैक्ट किया। मीन्स ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, उनका रिजल्टेंट डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं y1 + y2। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख देंगे y1 + y2। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम ऐसा लिख देंगे y = y1 - y2। ये कब है? सेम डायरेक्शन में। और ये कब है? अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स दो वेव्स। अब देखो, इन दोनों वेव्स की जो हमने यहां पर ड्रॉ किया है, फ्रीक्वेंसी, या आप फ्रीक्वेंसी कह सकते हो या वेवलेंथ कह सकते हो, क्या है? सेम। अब जरूरी नहीं है कि जो भी दो लाइट वेव्स हमारी इकट्ठा हो रही हैं, सुप्रीम पोज कर रही हैं, उन दोनों लाइट की वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस, इसके अंदर ये नेसेसरी है कि जो भी दो लाइट वेव सुप्रीम पोज हो रहे हैं, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। मीन सुपरपोजिशन के अंदर कोई भी दो वेव को हम सुप्रीम पोज करवा सकते हैं। कोई भी दो वेव को इकट्ठा करेंगे तो एक हमें नई वेव मिलेगी, नई लाइट मिलेगी, नया लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। लेकिन स्पेशल केस क्या है? इन दोनों वेव्स की अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट होगा, नई वेव बनेगी, वो क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मीन्स देखो, यहां पर एक हमारे पास लाइट की वेव है, एक और लाइट की वेव है, दोनों लाइट सुप्रीम पोज इकट्ठा हुई तो उनकी जो एनर्जी कंबाइन हुई, उससे एक एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा।
उस फिनोमिने का नाम क्या है हमारे पास? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो हमें आज डिस्कस करना है। अब देखो, अगर हमारे पास हमने बात की सेम फ्रीक्वेंसी की, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, एक बार मैं आप, ये जो वेव है वो आपने 11th में डिस्कस किया हुआ, 11th फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रफ। ठीक है। अब अगर हमारे पास दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है मींस वेवलेंथ भी सेम है, मींस या तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा या ट्रफ के ऊपर ट्रफ। मींस मेनली जो हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस हम दो टाइप का पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस कितने टाइप का? दो टाइप का। एक में क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ। अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा तो ट्रफ के ऊपर ट्रफ अपने आप आएगा, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है। इस केस में देखो, अगर ये वेव है हमारी, अब हम जो हमारे पास डॉटेड है उसकी बात नहीं कर रहे, ये हमारी पहली वेव है, ये हमारी दूसरी वेव, इन दोनों को कंबाइन करें तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, मींस जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो हमारे पास रेड कलर से शो कर देते हैं, वो हमारे पास ये वेव बनेगी, और जो इसका एम्पलीट्यूड आएगा ये क्या आएगा? A1 प्लस A2। मींस दो वेव ने सुपरइम्पोज किया, दो वेव इकट्ठा हुई, गेट टुगेदर, और उसके बाद जो नई वेव बनी है उसमें कुछ नया कंस्ट्रक्ट हुआ है, कुछ नया बना है, इसलिए इसका नाम हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। अगर उल्टा होता, मींस अब हम बात कर रहे हैं A1 और A2 अपोजिट डायरेक्शन में, इस केस में क्या हो रहा है? एक मैं अभी इस वेव की बात कर रहा हूं और एक इस वेव की बात कर रहा हूं। इसमें आप देख रहे हो पहले का क्रस्ट के ऊपर दूसरे का ट्रफ हो रहा है, मींस क्रस्ट प्लस ट्रफ एंड क्रस्ट प्लस ट्रफ या ट्रफ प्लस क्रस्ट। तो उस केस में हमें क्या मिलेगी? अब देखो, अगर इनका एम्पलीट्यूड बराबर है तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर A1 A2 से बड़ा है तो हमें एक वेव इस टाइप की मिलेगी। अगर A1 बड़ा है A2 से और इन दो वेव का हम सुपरइम्पोज करवा रहे हैं तो उस केस में हमें क्या मिला? एक नई वेव मिली। नई वेव में कुछ नई चीज कंस्ट्रक्ट हुई है, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, क्योंकि इतना एम्पलीट्यूड तो पहले से था दोनों वेव का। अब जो नई वेव बनी है उसमें क्या हुआ? कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आए, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आए, तो उस केस में हमें कुछ नया मिलेगा, कुछ नई चीज कंस्ट्रक्ट होगी, उसको हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आए तो उस केस में क्या होगा? जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। तो उस केस को हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रॉय हो गया हमारा। ठीक है। तो ये हमारे पास दो केसेस हैं इंटरफेरेंस के। इंटरफेरेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें करनी है वो क्या है? सुपरइम्पोजिशन। तो किसी भी दो वेव को हम इकट्ठा कर सकते हैं और एक वेव बन जाएगी, लेकिन अगर हमारे पास दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेव देखो फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो हमारे पास वेवलेंथ ऑटोमेटिक है कि सेम ही रहेगा। अब हम बात करेंगे इंटरफेरेंस के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए। ये तो हमें पता लग गया कि इंटरफेरेंस के लिए दोनों सोर्स या जो दोनों वेव हैं, देखो वेव को कोई ना कोई सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, या तो हम कहते हैं कि जो दोनों सोर्स हैं और जो जिस लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम हो, या हम ऐसे कहते हैं जो दो लाइट वेव सुपरइम्पोज हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो। मींस इंटरफेरेंस के लिए हमें जो दो सोर्स हैं, टू सोर्सेज, दो वेव चाहिए तो हमें दो सोर्स चाहिए। दो सोर्स हैं तो वो दो वेव जनरेट करेंगे, दो वेव्स जनरेट करेंगे। उन दोनों वेव्स की अभी हमने डिस्कस किया क्या चीज सेम होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी। मींस क्या चीज सेम होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी, या आप कह सकते हो वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ ऑटोमेटिक है कि सेम रहेगा। मींस हमें ऐसे दो सोर्स चूज करने हैं जिससे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है। ऐसा क्यों है? देखो, अगर ऐसा है, ये मान लो पहली वेव,
अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो एक के ऊपर अगर मान लो क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ गया तो सेकंड भी ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आएगा, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती, अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती तो ये फिगर किस टाइप का बन जाता, मान लो इस टाइप का बन जाता। तो उस केस में हम मैक्सिमा, मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव की बात कंप्लीट के लिए नहीं कर पाते। तो इसलिए ये कंडीशन ली है हमने, और इसको हम बोलेंगे बहुत अच्छा पैटर्न बनेगा देखने में भी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फेज डिफरेंस। वो क्या है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस या तो जीरो हो, फेज डिफरेंस हो ही ना। अगर फेज डिफरेंस है तो वो कांस्टेंट बना रहे, ऐसा ना हो कि बार बार फेज डिफरेंस चेंज हो रहे। मींस ऐसे समझो, जैसे एक वेव हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है, अगर दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हो रही है तो अब ऐसा ना, देखो यहां फेज डिफरेंस कितना है, पाई का, तो ये पाई का ही बना रहे थ्रू आउट द फुल प्रोसेस। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, या तो फेज डिफरेंस हो ही ना, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, अगर है तो वो कांस्टेंट बना रहे, बार बार चेंज ना हो। तो ये कंडीशन हमें चाहिए। मींस कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो हमें इस टाइप की दो वेव्स प्रोड्यूस करके दे, ताकि हम उनको सुप्रीम पोज करें तो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाए। अब ऐसे सोर्स का एक हमने अलग से नाम रख दिया, कोहेरेंट सोर्सेज। जो आप इंटरफेरेंस जब भी पढ़ते हो तो सबसे पहला वर्ड आता है कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज की नीड क्यों हुई, क्योंकि हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो बहुत अच्छा बने, ठीक है। अच्छा, कोहेरेंट इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत अच्छा बने, और इंटरफेरेंस पैटर्न कब अच्छा बनेगा, जब दोनों की वेवलेंथ सेम होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और जो उनके बीच का फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। मींस इंटरफेरेंस पैटर्न है वो वेव नेचर को शो करता है, और हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से देखेंगे जिसमें हम वेव फ्रंट प्रोड्यूस करवाएंगे दो कोहेरेंट सोर्स, फिर और उनसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखाई देगा, जो इस बात का प्रूफ होगा कि हाँ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है वो वेव नेचर को शो करती है। अब हमने ये देख लिया था ना, अब हमारे पास कितनी वेव सुपरइम्पोज हो रही है, दो वेव्स, और दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब उनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम पहले ये मान के चल रहे हैं कि एम्पलीट्यूड या कह लो कांस्टेंट या कह लो इक्वल, एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है। मींस हमारे पास कोई दो वेव है, पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट है वो हम क्या लिखेंगे, A1 cos ओमेगा टी। जो दूसरी वेव है हमारी उसका एम्पलीट्यूड क्या है, Y2 A2 cos ओमेगा टी। अगर फेज डिफरेंस है या नहीं है इसलिए हम यहाँ पे फाई लिख देते हैं, क्योंकि फाई की वैल्यू अगर जीरो है तो फेज डिफरेंस है नहीं, अगर फाई की वैल्यू कुछ है मींस वो उन दोनों वेव्स के अंदर फेज डिफरेंस है। अब इन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट क्या आएगा, Y1 प्लस Y2। अगर हम इनको ऐड करें तो Y1 हमारे पास क्या है, A1 cos ओमेगा टी प्लस A2 cos ओमेगा टी प्लस फाई। अब जो ये हम कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं नॉन मेडिकल उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जो हमारे पास बायो है उनको एक दो फॉर्मूलाज ध्यान रखना पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास सबसे पहले ये फॉर्मूला आएगा, A1 cos ओमेगा टी प्लस A2। ये देखो क्या है, cos A प्लस बी, cos A प्लस बी। अब देखो cos A प्लस बी क्या होता है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। अगर यहां पर प्लस हो तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस हो तो यहां पर प्लस आएगा। ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं जो बायो के बच्चे उनको स्पेशली ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर हम इसको खोलें तो क्या आएगा, A2 cos ओमेगा टी cos फाई माइनस A2 साइन ओमेगा टी साइन फाई। अब अगर हम फर्दर सोल्व करें तो हम क्या देखेंगे कि देखो A cos ओमेगा टी, और एक चीज आपने ध्यान दी हो, हमने ओमेगा और ओमेगा दोनों में ओमेगा ओमेगा लिया, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। ये आप कह दो कि इंटरफेरेंस पैटर्न है वो
तभी बनता है जब हमारे पास दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम। चलो अब इसको देखो, A1 कोस ओमेगा टी प्लस, यहां से कोस ओमेगा टी कॉन्स्टेंट टर्म है तो मैं कोस ओमेगा टी को बाहर लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें भी कोस ओमेगा टी है, इसमें भी कोस, तो ऐसा करते हैं हम कोस ओमेगा टी को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कोस ओमेगा टी को कॉमन ले लेते हैं। A1 प्लस A2 कोस फाइव माइनस A2 साइन ओमेगा टी साइन फाइव। अब देखो A1 क्या है, जो हमारे पास पहली वेव है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड। ये क्या है, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड। अब A1 कांस्टेंट है, A2 कांस्टेंट है, फाइव हमारे पास फेज डिफरेंस जो कि क्या है, कांस्टेंट। तो हम इसको, ये देखो ये कंप्लीट क्वांटिटी कांस्टेंट है तो हम इसका एक अलग से नाम रख रहे हैं कोस ओमेगा टी एज इट इज। इसको मैं एक बार मान रहा हूं A कोस थीटा। मीन्स हमने क्या किया है, A1 प्लस A2 कोस फाइव को क्या मान लिया, A कोस थीटा। और यहां पर जो हमारे पास A2 साइन फाइव है, साइन ओमेगा टी एज इट इज A2 साइन फाइव, इसको हम क्या मान रहे हैं, A साइन थीटा। इसको हम मान रहे हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे, क्या मान लिया, A साइन थीटा। अब देखो A क्या है, जो दोनों वेव्स को सुप्रीम पोज करने के बाद नई वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड क्या है, A। अगर हम A को कॉमन लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस ओमेगा टी कोस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला दोबारा से क्या बन गया, कोस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, A कोस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हमारे पास नई वेव का एम्पलीट्यूड है। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम जो नई वेव है उसको भी इसी टर्म में डिफाइन कर सकें, इसलिए हमने ये कुछ कांस्टेंट एज्यूम किए। अब हमारे पास जो नई वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, कैपिटल A, और जो हमारे पास थीटा। अब अगर हम एम्पलीट्यूड निकालना चाहें कि जो नई वेव हमारी बनी उसका एम्पलीट्यूड है कितना, उसका एम्पलीट्यूड ऐसे करते हैं हम, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इनको ऐड स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, मीन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर करके ऐड करें तो A1 प्लस A2 का स्क्वायर करेंगे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कोस फाइव प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। A स्क्वायर कॉमन ले, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो मिलके क्या हो जाएगा, 1। अब यहां से देखो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, अगर इनमें से हम A2 का स्क्वायर कॉमन लें तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो क्या होता है, 1। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाइव, ये हमारे पास क्या आ गया, A स्क्वायर। अगर हम A की बात करें तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाइव। तो ये है हमारे पास एम्पलीट्यूड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर हम थीटा निकालना चाहें, जो हमने थीटा एज्यूम किया है, तो हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से, तो हमारे पास क्या आएगा, A से A कट जाएगा, साइन बाई कोस क्या होता है, टेन थीटा, A2 साइन फाइव बाई में A1 प्लस A2 कोस फाइव। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एम्पलीट्यूड निकालने का और जो हमारे पास थीटा है वो निकालने का। हम इन दोनों फॉर्मूलों को एक अलग तरीके से ध्यान रख सकते थे। आपको सिंपली ये फील आ रहा होगा कि हमने सबसे पहले क्या बात की, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दो वेव को सुपरइम्पोज करें तो उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, उन दोनों का वेक्टर एडिशन। यहां भी क्या है, अगर हमारे पास दोनों एम्पलीट्यूड A1 A2 है, अगर हम उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखना चाहे तो उनका हमें क्या करना है, वेक्टर एडिशन। क्योंकि ये फॉर्मूला आपको फील करा रहा है कि ये फॉर्मूला हमने कहीं पढ़ा हुआ है 11th फिजिक्स के वेक्टर एडिशन में, और ये जब वेक्टर एडिशन का हम रिजल्टेंट का एंगल निकालते थे ये फॉर्मूला हम पढ़ते रहे। तो ये है हमारे पास दो फॉर्मूला जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इनके ऊपर ही हमारा जो आगे हम पढ़ेंगे वो चलेगा, ठीक है।
अभी हम इनको अगर थोड़ा और मॉडिफाई करके देखें, थोड़ा और मॉडिफाई करें तो हम क्या कर सकते हैं। आपको पता है कि जो इंटेंसिटी है दोनों वेव की, या जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव आई है, वो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएं तो हम ये कहते हैं इंटेंसिटी इक्वल टू के ए स्क्वायर। के हमने मान लिया कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर हम इसको, इस इक्वेशन को दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस 2k a1, अच्छा a1 a2 का a1 a2 आएगा 2k a1 a2 cos फाई प्लस के ए स्क्वायर। अब देखो जो हमने स्टार्टिंग में दो वेव ली, एक का एम्पलीट्यूड क्या था a1, मींस ये क्या है पहली वेव की इंटेंसिटी, ये क्या है सेकंड वेव की इंटेंसिटी प्लस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट i1 अंडर रूट i2। कैसे, क्योंकि हमारे पास जो i1 है वो क्या है के a1 स्क्वायर, दोनों साइड अंडर रूट कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा cos फाई इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। तो ये दो हमारे पास फॉर्मूले हैं, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो हमें फर्दर डिस्कशन करना है उसमें भी इन दोनों का बहुत अहम रोल रहने वाला है। ठीक है, ये हमने पढ़ दिया कि जो हमारे पास दो वेव थी, दो वेव हमने कहां स्टार्ट की, y1 इज इक्वल टू a1 cos ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई। इन दोनों वेव का सुप्रीम पोज कराया और जो नई वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड इतना आएगा और इंटेंसिटी इतनी आएगी। अगर मैं एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी को अलग से लिख के फिर हम आगे मूव करें तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, अच्छा एक और केस, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड भी बराबर हो जाए, हमने फ्रीक्वेंसी तो बराबर ली हुई है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, फिर हमने कहा कि एम्पलीट्यूड इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो इसको मैं एक बार यहां लिख रहे हैं ऊपर, ए हमारे पास क्या आ गया a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई अंडर रूट। ठीक है, अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड इक्वल है मींस y1 क्या हो गया a cos ओमेगा टी, y2 a cos ओमेगा टी प्लस फाई, मीन्स हम पहले a1 और a2 लिया था। अब हम बात कर रहे हैं अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड भी बराबर है तो क्या होगा, एक सेकेंड जस्ट वन, ओके एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, अगर a1 a2 दोनों बराबर है, हम कंसीडर कर लेते हैं a के बराबर, तो उस केस में क्या होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर एग्जाम में, क्योंकि ये टॉपिक सीबीएसई और एसबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है और आपको कहे सेम एम्पलीट्यूड, तो आपको जो भी हमने कंप्लीट कैलकुलेशन की है वो हमने स्टार्ट कहां से की a1 a2 मान के, तो आपको वहीं से ए करके स्टार्ट करना है ताकि आपको बाद में ऐसा कुछ आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो ए हमारे पास क्या आएगा a1 a2 इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस a इंटू ए 2a स्क्वायर कोस फाई ए। अगर हम 2a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं एक बार, 2a स्क्वायर को कॉमन, तो क्या बच गया 1 प्लस कोस फाई। फिर से थोड़ा सा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम 1 को इस साइड ले आते हैं तो क्या बच गया 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां क्या है कोस 2 थीटा है तो यहां आया थीटा। अब हमारे केस में क्या है कोस फाई, मींस यहां पर फाई हो तो यहां क्या आएगा 5/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a स्क्वायर इंटू 2 कोस स्क्वायर
2 थीटा है तो क्या है थीटा, 5 है तो क्या आएगा 5/2। अगर हम उसको बाहर निकालें, देखो 2 इंटू 2 4 का अंडर बाहर क्या आएगा 2, ए स्क्वायर को बाहर निकालें a, कोस स्क्वायर को बाहर निकालें कोस 5/2। मीन्स ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आएगा अगर हमारी दोनों वेव सुप्रीम पोज जो हमने करवाई है उन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, मीन्स इस टाइप की वेव हो। ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी की ओर बात कर लेते हैं, साथ साथ ही इसकी बात कर लेते हैं इंटेंसिटी की। अगर हम इंटेंसिटी की और पॉइंट ऐड करें इसमें, तो इंटेंसिटी के फॉर्मूले में भी हमें वापस वही रखना है। देखो अगर A1 A2 सेम है तो इंटेंसिटी I1 क्या थी KA1 स्क्वायर या I2 क्या थी KA2 स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी सेम। तो हम इंटेंसिटी क्या मान लेते हैं I, दोनों की जो इनिशियल जो दो हमारे पास वेव थी उन दोनों की इंटेंसिटी I, एम्पलीट्यूड A। तो ये हमारे पास क्या आएगा I प्लस I 2I, या इसी में वैल्यू रख देते हैं, इसको सोल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करें क्या आएगा A स्क्वायर 4A स्क्वायर कोस 5/2। A स्क्वायर है फाइनल वेव का एम्पलीट्यूड और उसका स्क्वायर करें क्या आएगा इंटेंसिटी, या आप यहां भी K से मल्टीप्लाई कर दो K से, A स्क्वायर क्या है फाइनल वेव की इंटेंसिटी, 4 का 4 रहेगा, A स्क्वायर एक है इनिशियल वेव की इंटेंसिटी। अगर हम उसको दोनों साइड K से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको हम I नोट मान लेते हैं ताकि हम उसको सेपरेट कर सकें। I नोट क्या बच गया कोस 5/2। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास कब थे जब हमारे पास दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं था, और ये फॉर्मूलाज कब है जब दोनों वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल। तो बेटा ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करना आएगा, तब आपको जो हमने पीछे किया है वो कंप्लीट करना है प्रूफ करने में। ठीक है, अब जो आगे हम डिस्कस करेंगे, देखो फाई क्या फेज डिफरेंस, मींस एक वेव हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है, मान लो दूसरी वेव यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो क्या दोनों के बीच में देखो इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, जो मान के लेते हैं होता ही है, ये एंगल क्या है 0, पहली वेव भी 0 से स्टार्ट हो रही है, दूसरी वेव भी 0 से स्टार्ट हो रही है, तो क्या इनमें कोई एंगल का डिफरेंस है नहीं है, तो मींस फेज डिफरेंस 0, तो हम यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ये तो हमारे पास इंटरफेरेंस है, ये फॉर्मूला इंटेंसिटी का, ये फॉर्मूला एम्पलीट्यूड का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा जो इंटरफेरेंस के अंदर या तो हमें मिलेगा मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या हमें मिलेगा मिनिमा मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उनके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन हम करेंगे 3 मेथड से, 3 तरीके से, आपको जो आसान लगे वो आपको कोई एक करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आई होप आपने एंजॉय किया होगा, थोड़ा सा डेरिवेशन ज्यादा था आज के टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आई होप यू लर्न ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सिर्फ लर्न नहीं आपने अंडरस्टैंड किया हुआ, एक कंसेप्ट बिल्ड हुआ होगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप एंजॉयिंग, कीप शेयरिंग।